हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अचीवर्स एकेडमी में। आज के वीडियो में क्लास 12 हिस्ट्री का 2011 में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं यानी क्वेश्चन बैंक को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन बैंक का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहता है। आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लीजिए और 60% आप लोग गारंटी के साथ लिख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना। तो जितने भी क्वेश्चन है इसका सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन 2011 में क्या पूछा गया था? अभिलेख किसे कहते हैं, इनका क्या महत्व है? अभिलेख किसे कहते हैं, इनका क्या महत्व है? तो देखिए, प्रस्तर पट्टियों या स्तंभों पर खुदाई कराकर राजाओं द्वारा लिखे गए लेख को अभिलेख कहा जाता है। ये अति महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि उन्हें पढ़कर तत्कालीन समाज, भाषा, धर्म, शासन व्यवस्था आदि की जानकारी प्राप्त की जाती है। ये तो पहला क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, भक्ति आंदोलन के 4 प्रसिद्ध संतों के नाम लिखें। भक्ति आंदोलन के 4 प्रसिद्ध संत का नाम लिखें। देखिए यह क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। VVI आप लोग टिक लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यह क्वेश्चन 2015 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन, यानी 2011 में भी पूछा था और 2015 में भी पूछा था। भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संतों में 4 ये हैं: तमिलनाडु में सप्पार, पंजाब में रामानुजाचार्य, राजस्थान में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तथा कश्मीर में लाल देद। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मार्को पोलो कौन था, वह भारत क्यों आया? मार्को पोलो कौन था, भारत क्यों आया? मार्को पोलो इटली का एक यात्री था। वह भारत भ्रमण के लिए यहाँ आया था। उसने चीन की भी यात्रा की थी। ये जितने भी क्वेश्चन है ग्रुप ए का सब 2-2 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली 2 महिलाओं के नाम लिखें। तो देखिए 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली महिलाओं में 2 प्रमुख थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। और नंबर 2 लखनऊ की बेगम हजरत महल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कौन से 2 प्रांत अगस्त 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच बांटे गए? तो आप लोगों को याद ही होगा कि 1947 में भारत के 2 प्रांत पंजाब और बंगाल को भारत और पाकिस्तान के बीच बांट दिया गया। तो ये ग्रुप ए के जितने भी क्वेश्चन है सब 2 नंबर के थे। अब देखते हैं ग्रुप बी। ग्रुप बी में जितने भी क्वेश्चन है सब 5 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हड़प्पा वासियों के पश्चिमी एशिया के साथ व्यापारिक संबंधों का वर्णन करें। यानी हड़प्पा वासियों के पश्चिमी एशिया के साथ व्यापारिक संबंधों का वर्णन करें। इसका आंसर है कि हड़प्पा संस्कृति के स्थलों से प्राप्त अवशेषों से ज्ञात होता है कि यहाँ के निवासियों का संबंध चीन, मिस्र, क्रीट और मेसोपोटामिया आदि के साथ भी था। ये अवशेष एक विकसित सभ्यता से समानता रखते हैं। प्राप्त प्रमाणों से पता चलता है कि इनके बीच व्यापारिक संबंध था। हड़प्पा संस्कृति व मेसोपोटामिया के बर्तन और मोहरे आदि मिलती जुलती है। इन सभ्यताओं के केस सज्जा में भी समानता मिलती है। मिस्र की सभ्यता के आभूषण इस सभ्यता से मिलते जुलते हैं। इन समानताओं के साथ असमानताएं भी दिखाई देती है। नगर विन्यास, वास्तुकला की व्यवस्था की दृष्टि से हड़प्पा संस्कृति निश्चित रूप से इन सभ्यताओं से उच्च कोटि की थी। हड़प्पाई लोग आध्यात्मिक और धार्मिक क्षेत्र में भी अन्य सभ्यताओं से आगे थे। हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक तत्व हिंदू धर्म से मेल खाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, उन कारणों का उल्लेख कीजिए जिनके कारण 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था। यानी मगध साम्राज्य से जो क्वेश्चन है, देखिए मगध साम्राज्य के शक्तिशाली होने के कारण नंबर 1 महत्वाकांक्षी शासक। नंबर 1 में महत्वाकांक्षी शासक डैश देके लिखना है आप लोगों को कि अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए तत्कालीन शासकों ने विभिन्न ढंग अपनाए ताकि उनके साम्राज्य का विस्तार हो सके। बिम्बिसार ने पड़ोसी प्रदेशों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपनी सीमाओं को सुरक्षित कर लिया। अजातशत्रु ने वैशाली और कौशल को अपनी शक्ति के बल पर हथिया लिया। महाजनपद ने कौशल और कलिंग को हड़प लिया। साम दाम दंड भेद सभी तरह की नीतियों का सहारा लेकर मगध का उत्थान किया गया।
नंबर 2, प्राकृतिक संपदा। मगध राज्य के प्राकृतिक साधन बड़े विशाल थे। मगध में विशाल लोहे की खानों के कारण हथियार, उद्योग धंधे, कृषि संबंधी औजार उपलब्ध होने आसान थे। इस प्राकृतिक संपदा के कारण मगध राज्य का विकास करना आसान हो गया। नंबर 3 देखिए, लिखना है कि अनुकूल स्थान पर राजधानी। मगध की एक और तो पहाड़ियों से घिरी राजधानी राजगिरी थी, तो दूसरी ओर गंगा, गंडक और सोन के संगम पर स्थित राजधानी पाटलिपुत्र थी। इन प्राकृतिक सुरक्षा से परिपूर्ण के कारण राजधानियां आक्रमणकारी मगध साम्राज्य आसानी से नहीं पहुंच पाता था। प्राकृतिक सुरक्षा के परिपूर्ण ये राजधानियां भी मगध साम्राज्य के उत्थान का एक बड़ा कारण सिद्ध हुई। नंबर 4, सैनिक शक्ति। मगध की सेना में हाथी, घोड़े एवं रथ थे। हाथियों द्वारा शत्रु सेना के घोड़े रौंद दिए जाते थे, जिनके कारण उनमें भगदड़ मच जाती थी। किलों के विशाल दरवाजों को तोड़ने में हाथियों की सहायता ली जाती थी। रथों और घोड़ों के ठीक प्रयोग में काफी लाभकारी सिद्ध होता था। नंबर 5, उपजाऊ भूमि यानी गंगा के आसपास स्थित होने के कारण मगध राज्य में उपजाऊ भूमि की कमी नहीं थी, अतः देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने में कृषि को बड़ा सहयोग था। इससे राज्य में समृद्धि की लहर दौड़ गई। आप लोग याद रखिएगा, जैसे यहाँ 5 पॉइंट दिखाया गया है, आप लोग अगर 3 पॉइंट तक याद रखते हैं तो उतना ही काफ़ी, आप लोगों का कोई नंबर नहीं कटेगा। और ये आंसर समझने के बाद अगर अपनी भाषा में आप लिखते हैं तो भी अच्छी बात है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या है कि महाभारत प्राचीन काल के सामाजिक मानदंडों का अध्ययन करने का एक अच्छा स्रोत है। इस कथन की उचित तर्क के साथ व्याख्या कीजिए। देखिए यह क्वेश्चन 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और 2011 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। मतलब इस क्वेश्चन पे आप लोग टिक लगा लीजिए, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग लिख लीजिएगा। इसका आंसर है कि उपमहाद्वीप के सबसे समृद्ध ग्रंथों में से एक महाभारत का अपना ध्यान केंद्रित करके हम एक ऐसे विशाल महाकाव्य का, जिसमें वर्तमान रूप में 1 लाख श्लोकों से अधिक है और विभिन्न सामाजिक श्रेणियां, परिस्थितियों का लेखा जोखा है, निचोड़ प्रस्तुत करते हैं। इस ग्रंथ की रचना 1000 वर्ष तक होती रही, लगभग 500 ईसा पूर्व से। इसमें निहित कुछ कथाएं तो इस काल से पहले भी प्रचलन में थी। महाभारत की मुख्य कथा 2 परिवारों के बीच हुए युद्ध का चित्रण है। इस ग्रंथ के कुछ भाग विभिन्न सामाजिक समुदायों के आचार व्यवहार के मानदंड तय करते हैं। यदा कदा इस ग्रंथ के मुख्य पात्र इस सामाजिक मानदंडों का अनुसरण करते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में है कि सांची स्तूप के अवशेषों को सुरक्षित रखने में भोपाल के बेगमों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इस कथन की उचित प्रमाण द्वारा पुष्टि कीजिए। तो देखिए 2009 यानी 2009 वाला जब पार्ट 1 क्वेश्चन में पार्ट 1 आप लोग देख लीजिएगा वीडियो में, जब पार्ट 1 में हम बता रहे थे तो 2009 वाला क्वेश्चन में उसका आंसर हम बता दिए हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं सेक्शन 2 का क्वेश्चन। मुगल काल के अध्ययन करने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में आईने अकबरी के तीनों गुणों और 2 कमियों का वर्णन कीजिए। देखिए आईने अकबरी आंकड़ों के वर्गीकरण के एक बहुत बड़े ऐतिहासिक और प्रशासनिक परियोजना का नतीजा थी, जिसका जिम्मा बादशाह अकबर के हुक्म पर अबुल फजल ने उठाया था। अकबर के शासन के 42वें वर्ष 1598 ईस्वी में 5 संशोधनों के बाद इसे पूरा किया गया। आइन इतिहास लिखने के लिए ऐसे बृहत्तर परियोजना का हिस्सा थी जिसकी पहल अकबर ने की थी। इस परियोजना का परिणाम था अकबरनामा, जिसे 3 जिल्दों में रचा गया। पहली 2 जिल्दों ने ऐतिहासिक दास्तान पेश की। तीसरी जिल्द आईने अकबरी को शाही नियम कानून का सारांश और साम्राज्य का एक राजपत्र की सूरत में संकलित किया गया था। अब यहां पर देखिए उसी का आंसर है। आइन कई मसलों पर विस्तार से चर्चा करती है। दरबार प्रशासन और सेना का संगठन, राजस्व के स्रोत और
अकबरी साम्राज्य के प्रांतों का भूगोल और लोगों के साहित्यिक, संस्कृति व धार्मिक रिवाज अकबर की सरकार के तमाम विभागों और प्रांतों के बारे में विस्तार से जानकारी देने के अलावा इन सूबों के बारे में पेचीदे और आंकड़ेबद्ध सूचनाएं बड़ी बारीकी के साथ देती है। इन सूचनाओं को इकट्ठा करके उन्हें सिलसिलेवार तरीके से संकलित करना एक महत्वपूर्ण शाही कवायद थी। इसने बादशाह को साम्राज्य के तमाम इलाकों में प्रचलित रिवाजों और पेशों की जानकारी दी। इस तरह हमारे लिए आइन अकबर के शासन के दौरान मुगल साम्राज्य के बारे में सूचनाओं की खान है। फिर भी यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, या यूं कहे कि समाज के शीर्ष से देखी हुई समाज की तस्वीर। क्वेश्चन नंबर 11वां क्या है कि मूल्यांकन करें कि मुगल बादशाही की दरबारी प्रणाली किस प्रकार उनकी हैसियत और भक्ति को प्रदर्शित करती थी। तो देखिए, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। मुगल दरबार की शांत शक्ति की चर्चा करते तत्कालीन लेखक थकते नहीं थे। यह निम्नलिखित बातों से स्पष्ट है। नंबर 1, इतिवृत्तों में मुगल के संभ्रांत वर्गों के बीच हैसियत को निर्धारित करने वाले नियमों को स्पष्टता से प्रकट किया गया है। नंबर 2, दरबार में सम्राट के निकटवर्ती ही उसके निकट बैठते थे। दरबारी समाज में मान्य संबोधनों, शिष्टाचार तथा बोलने के नियम ध्यानपूर्वक निर्धारित किए गए थे। शिष्टाचार के थोड़ा उल्लंघन पर कठोर दंड दिया जाता था। नंबर 3, दरबार में अभिवादन पदानुक्रम के अनुसार विभिन्न प्रकार का होता था। जिस व्यक्ति के सामने अधिक झुककर अभिवादन किया जाता था, उस व्यक्ति की हैसियत से अधिक ऊंची मानी जाती थी। यहाँ तक कि राजनीतिक दूत भी झुककर ही सम्राट को अभिवादन करता था। नंबर 4, शाही सत्ता की स्वीकृति को अधिक विस्तृत करने के लिए अकबर ने झरोखा दर्शन की प्रथा शुरू की। सूर्यास्त के समय व्यक्तिगत धार्मिक प्रथाओं के पश्चात सम्राट पूर्वी की ओर मुख किए एक झरोखा के सामने आता था। झरोखा दर्शन 1 घंटे का होता था। अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नायक और अमर नायक कौन थे? विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन में उसकी भूमिका का वर्णन कीजिए। देखिए, यह क्वेश्चन जो है 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और 2011 में, मतलब ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो रिपीट क्वेश्चन आप लोग टिक लगा लीजिएगा और इसको याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। नायक और अमर नायक विजयनगर के शासक थे। अमर नायक के कार्य, नंबर 1 देखिए लिखना है कि अमर नायक सैनिक कमांडर थे जिन्हें राजा द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। नंबर 2, वे किसानों, शिल्पकर्मियों तथा व्यापारियों से भू राजस्व तथा अन्य कर वसूल करते थे। नंबर 3, वे राजस्व का कुछ भाग व्यक्तिगत उपयोग तथा घोड़ों और हाथियों के निर्धारित दल के रखाव के लिए अपने पास रख लेते थे। नंबर 4, ये दल विजयनगर के शासकों को प्रभावी सैनिक शक्ति प्रदान करने में सहायक होते थे, जिसकी सहायता से उन्होंने दक्षिणी प्रायद्वीप को अपने नियंत्रण में किया। नंबर 5, अमर नायक राजा को वर्ष में एक बार भेंट भेजा करते थे और अपनी स्वाभिभक्ति प्रकट करने के लिए राज के दरबार में उपहारों के साथ स्वयं उपस्थित हुआ करते थे। अब देखिए सेक्शन 2 में जो क्वेश्चन है कि संथालों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया। यह क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संथालों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया। इस क्वेश्चन में आप लोग एकदम याद कर लीजिएगा, इसको रट्टा मार लीजिएगा। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि यह क्वेश्चन 2016 में भी पूछा है, 2019 में भी पूछा है, हाँ, और 2020 में तो एग्जाम हुआ नहीं। 2016 में, 2019 में और 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है कि संथालों द्वारा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोहों के कारण। नंबर 1, संथालों द्वारा राजमहल की पहाड़ियों पर 1800 ईस्वी के आसपास आगमन हुआ। ब्रिटिश अधिकारियों ने अपने आर्थिक लाभ के लिए संथालों को दामिनी कोह में बसने के लिए निमंत्रण दिया। यहाँ संथालों के गांवों और जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई। वे व्यापारिक फसलों की खेती करते थे। इस क्षेत्र के बड़े इलाके को दामिनी कोह
के रूप में सीमाबद्ध कर लिया गया। संथाल अपने परिश्रम से तरक्की करते गए, परंतु ब्रिटिश सरकार ने उनकी जमीन पर भारी कर लगा दिया। संथालों की तरक्की के साथ ब्रिटिश आमदनी राजस्व के रूप में भी बढ़ने लगी, किंतु शीघ्र ही संथालों के सामने प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न हुई, जिसने विद्रोह का बीज बो दिया। फिर आगे है नंबर 2, 1850 ईस्वी के दशक तक संथाल लोग स्वायत्ता शासन चाहते थे, परंतु ब्रिटिश सरकार इसके लिए तैयार नहीं थे। फलस्वरूप संथालों ने विद्रोह कर दिया। नंबर 3, 1855-56 के संथाल विद्रोह के बाद संथाल परगने का निर्माण कर दिया गया। इस प्रकार उनका क्षेत्र सीमित कर दिया गया। अंग्रेजों को आशा थी कि इससे संथाल संतुष्ट हो जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। वे विद्रोह पर उतारू हो गए। नंबर 4, संथालों की बस्तियों पर भीषण आक्रमण किया गया। नंबर 5 होगा ये, संथालों ने जिस जमीन को साफ करके रहने लायक तथा कृषि लायक बनाया था, उस पर ब्रिटिश सरकार ने भारी कर लगा दिया। कर न चुकाने के कारण जमीन उनके हाथ से निकलती जा रही थी, जो विद्रोह के कारण बनी। अब यहाँ डैश देख, यहाँ पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि 1850 ईस्वी के काल में संथालों ने अनुभव किया कि अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अपना एक शासन होना चाहिए। इस भावना ने विद्रोह करने पर उतारू किया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि ब्रिटिश प्रशासन ने अपनी जातीय श्रेष्ठता को अभिव्यक्त करने के लिए सोच समझकर मद्रास शहर का विकास किया। उचित तर्क सहित इस कथन के पक्ष में तर्क दीजिए। यह भी क्वेश्चन 5 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बड़ा है, आप लोग छोटा कैसे कीजिएगा बता देंगे। इसका आंसर है कि जैसे जैसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का विस्तार होता गया, वैसे वैसे यहाँ के नागरिक व्यवस्था में परिवर्तन आते गए। व्यापारिक गतिविधियों ने नगरीकरण की गति को तीव्र कर दिया था। नगरीकरण की यह प्रक्रिया भारत में अधिक तीव्र रही। इसी के परिणाम स्वरूप वहाँ मद्रास जैसे शहरों का विकास हुआ और वह शीघ्र ही अंग्रेजी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन गया। मसूलीपट्टनम काउंसिल के एक सदस्य फ्रांसिस डे ने 1937 में समुद्री मार्ग से पंडिचेरी तक यात्रा की, ताकि अंग्रेजों के लिए एक उत्तम अनुकूल स्थितियों वाली बस्ती के लिए स्थान का निर्वाचन किया जा सके। उस समय कोरोमंडल तट पर विजयनगर के राय शासकों के उत्तराधिकारी चंद्रगिरी के राजा का शासन था। इस राजा के अधीन विभिन्न जिलों पर स्थानीय नायकों का अधिकार था। तो हमरला वेंकटपति नायक का पुलिकट के साथ थाम तक अधिकार था। उसकी मुख्यालय कंडविनाश में था। उसका भाई अयप्पा नायक पूनमल्ली में रहता था, जो मद्रास में कुछ ही मील की दूरी पर स्थित था। अयप्पा नायक ने फ्रांसिस डे को इस स्थान पर एक बस्ती का निर्माण करने का निमंत्रण भेजा। सन 1939 ईस्वी में मद्रास पट्टनम पर अंग्रेजी किलेबंदी प्रारंभ हो गई। 20 फरवरी 1640 ईस्वी में एक फैक्ट्री का निर्माण प्रारंभ कर दिया गया। इस किले का 23 अप्रैल 1640 को फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम रखा गया। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। गांधी जी के प्रारंभिक जीवन एवं विचारों पर प्रकाश डालिए। गांधी जी के प्रारंभिक जीवन एवं विचारों पर प्रकाश डालिए। इसका आंसर है कि मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 यानी 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। ब्रिटेन में कानून की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका चले गए। न्याय की उस भावना से प्रेरित होकर गांधी जी ने नस्लवादी अन्याय, भेदभाव और हीनता के खिलाफ संघर्ष किया, जिसका शिकार दक्षिण अफ्रीका के उपनिवेशों में भारतीयों को होना पड़ रहा था। इस संघर्ष के दौरान गांधी जी ने सत्य और अहिंसा पर आधारित सत्याग्रह नामक तकनीक का प्रयोग किया।
उनके अनुसार एक आदर्श सत्याग्रही सत्य प्रेमी और शांति प्रेमी होता है, लेकिन वह जिस बात को गलत समझता है उसे स्वीकार करने में दृढ़तापूर्वक अस्वीकार कर देता है। वह गलत काम करने वाले के खिलाफ संघर्ष करते हुए कष्ट सहन करता है। यह संघर्ष सत्याग्रही के सत्य प्रेम का ही अंग होता है, लेकिन बुराई का विरोध करते हुए भी वह बुरे से प्रेम करता है। एक सच्चे सत्याग्रही प्रकृति में घृणा के लिए कोई स्थान नहीं होता है। चाहे जो परिणाम हो, वह बुराई के आगे नहीं झुकता है। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा कार्यों और कमजोरों का अस्त्र नहीं है। केवल निडर और साहसी लोग ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके शब्दों में, यदि केवल कायरता और हिंसा में किसी एक को चुनना हो तो हिंसा को चुनने की सलाह दूंगा। गांधी जी ने लिखा है, सत्य और अहिंसा ही वह अकेला धर्म है जिसका मैं दावा करना चाहता हूँ। मैं किसी भी परमाणु शक्ति का दावा नहीं करता, ऐसा कोई शक्ति मुझे नहीं है। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16 में क्या है कि भारतीय राजनीतिक पर कैबिनेट मिशन प्रस्तावों के प्रभावों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। भारतीय राजनीतिक पर कैबिनेट मिशन प्रस्तावों के प्रभाव की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। यह भी क्वेश्चन 5 नंबर का, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर देखिएगा कि कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्ताव में प्रांतों को 3 श्रेणियों ए, बी और सी में रखा था। समूह ए में मद्रास, संयुक्त प्रांत, बिहार और केंद्रीय प्रांत और उड़ीसा शामिल किए गए। समूह बी में पंजाब के सिंध, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत तथा बलूचिस्तान शामिल किए गए। समूह सी में बंगाल और असम शामिल किए गए, जहाँ शेष लोगों की तुलना में मुसलमानों का अल्प बहुमत था। कैबिनेट मिशन की यह युक्ति विलक्षण तथा साथ ही अत्यधिक विवादास्पद थी। प्रांतों का वर्गीकरण मुस्लिम लीग को संतुष्ट करने के लिए किया गया था, ताकि उन्हें मुस्लिम बहुल प्रांतों में पराया पूर्ण स्वायत्तता का उपयोग करने के लिए पाकिस्तान का सत्व प्राप्त हो सके। कांग्रेस संविधान सभा से संबंधित प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि मुस्लिम लीग को उसमें असंगत प्रतिनिधित्व दिया गया था। मुस्लिम लीग ने पहले तो 6 जून 1946 को कैबिनेट मिशन योजना स्वीकार कर ली, लेकिन 29 जुलाई को उसने अपनी स्वीकृति वापस ले ली तथा पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए सीधी कार्यवाही का सहारा लेने के लिए मुसलमानों का आह्वान किया। अब देखिए ग्रुप सी का जो क्वेश्चन है, ग्रुप सी में जितने भी क्वेश्चन है सब इम्पोर्टेंट है। देखिए, मुगल काल में जमींदारों की भूमिका की समीक्षा कीजिए। यह जो क्वेश्चन है 2015 और 2017 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है और 2011 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। मतलब यह क्वेश्चन रिपीट बहुत बार हो रहा है, मतलब यह क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है। आप लोग इसको लिख लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन इस बार आने की संभावना ज़्यादा है। चलिए इसका आंसर देखते हैं कि जमींदारों की भूमिका। मुगल काल में जमींदारों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। कृषि उत्पादन से लेकर केंद्र प्रशासन तक को स्थिरता प्रदान करने में जमींदारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये राज्य को कुछ खास सेवाएं दिया करते थे, जिससे इन्हें विशेष अधिकार प्राप्त थे। ये किसानों और शासन के बीच एक कड़ी का काम करते थे। यहाँ आप लोग पैराग्राफ चेक करके लिखिएगा। कई जमींदार काफी शक्तिशाली थे। ये अपनी हैसियत तथा शक्ति के अनुसार सशस्त्र सेना रखते थे और किलों में रहते थे। आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल के अनुसार जमींदारों और छोटे राजाओं के पास 3,84,558 सवार, 42,77,057 पैदल और 1,863 हाथी और 4,260 तोपें थी। लेकिन इस सारी सेना को एक समय पर एक स्थान पर एकत्रित करना कठिन था, क्योंकि जमींदार एक स्थान पर नहीं रहते थे। प्राय जमींदारों को अपनी जमीन में बसे किसानों के साथ जाति या कबीले का संबंध होता था। इसलिए जाति या कबीले का मुखिया होने के कारण उनका अपनी जमींदारी में बड़ा मान होता था। आर्थिक दृष्टि से भी ये लोग काफ़ी शक्तिशाली थे। अतः योग्य शासक जमींदारी की उपेक्षा करने तथा उनकी चतुरता मोल लेने की कोशिश नहीं करता था।
भले जमींदार किसानों को सुख दुख में भाग लेते थे, किसान भी उन्हें जी जान से चाहते थे। अत्याचारी जमींदार किसानों का बड़ा शोषण करते थे और सूरा सुंदरी में डूबे रहते थे। किसान भले ही भय से उनकी आज्ञा का पालन करते थे, किंतु मन से उनका आदर नहीं करते थे। अब देखिए एगो नीचे जो क्वेश्चन है, नीचे वो क्वेश्चन है, विजयनगर शासक द्वारा हम्पी में बनाए गए भवनों तथा महलों की विशेषताओं का वर्णन करें। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विजयनगर शासकों द्वारा हम्पी में बनाए गए भवनों तथा महलों की विशेषताओं का वर्णन करें। देखिए, हम्पी के भग्नावशेष 1800 ईस्वी में एक अभियंता तथा पुराविद कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा प्रकाश में लाए गए थे। मैकेंजी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे, ने इस स्थान का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया। उनके द्वारा हासिल शुरुआती जानकारियां विरूपाक्ष मंदिर तथा पंप देवी के पूजा स्थल के पुरोहितों की स्मृतियों पर आधारित थी। कालांतर में 1856 ईस्वी में छाया चित्रकारों ने यहाँ के भवनों के चित्र संकलित करने आरंभ किए, जिससे शोधकर्ता उनका अध्ययन कर पाए। 1836 से ही अभिलेखकर्ताओं ने यहाँ और हम्पी के अन्य मंदिरों से कई दर्जन अभिलेखों का इकट्ठा करना आरंभ कर दिया। इस शहर तथा साम्राज्य के इतिहास के पुनर्निर्माण के प्रयास में इतिहासकारों ने इस स्रोतों का विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों तथा तेलुगु, कन्नड़, तमिल और संस्कृत में लिखे गए साहित्य से मिलान किया। अब देखिए 2011 में जो चित्र से जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई देगा। देखिए ग्रुप सी का जो क्वेश्चन है, ग्रुप सी में जो क्वेश्चन पूछा गया है, ग्रुप सी में जो क्वेश्चन के भारत में दिए गए राजनीतिक रेखा मानचित्र पर मैसूर, बीदर, गोवा, दिल्ली, अजमेर का चित्र चिन्हित कर उनके नाम लिखिए। अब ऐसा चित्र आप लोगों को देगा, समझ रहे ना? तो ऐसा चित्र में आप लोग क्या करना है, जैसे मान लो यहाँ पर क्या है कि मान लेते हैं हम यहाँ पर अजमेर है, तो हम यहाँ एक कर दिए, ऐसे ए लिख दिए और यहीं पर ऐसे या तो रेखा खींच के ऐसे अजमेर आप आराम से लिख सकते हैं कि ये अजमेर है। और मान लीजिए ये बीदर है, तो यहाँ ऐसे बी कर दीजिए और यहाँ यहीं पर आप लिख दीजिए बीदर। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ABCD करके उसका नामकरण कर सकते हैं, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपका नंबर नहीं कटेगा। तो ये हम लोग का जो था, ये 2011 में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्नों का हल हम लोग किए। अब आगे हम लोग 2012 का आगे वीडियो में हम लोग करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।